हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। हमने 10th क्लास का लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा, ये दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लाइट रे फॉल करवाते हैं तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, change in path of light ray when it travels from one medium to another medium। ठीक है, change in path of light ray as it passes from one medium to another medium। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए हम कुछ केस डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर फर्स्ट केस, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम। ठीक है, नीचे वाला है हमारा डेंसर मीडियम। लेट अस कंसीडर इट इज एयर। ओके, और ये नीचे है हमारा ग्लास। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। दिस इज आवर ग्लास मीडियम। ओके, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम, जब हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से ट्रैवल करती है, रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, देखो एक्चुअल पाथ हमारी लाइट का ये होना चाहिए, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्या होता है, जब हमारी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये हमारा क्या था, नॉर्मल। ठीक है, ये एक्चुअल पोजीशन थी, होनी चाहिए थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे की, है ना। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो हमारा एंगल आई है, ये हमेशा एंगल आर से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, सेकंड केस देखिए, व्हेन लाइट रे ट्रेवल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ग्लास मीडियम ऊपर ले लिया और एयर मीडियम नीचे ले लिया। अब इंसिडेंट रे फॉल करवाते हैं हम यहाँ से, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइट रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, ये क्या होगी, नॉर्मल से अवे, दूर जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगी रेयर मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एंगल आई है वो एंगल आर से छोटा होगा, एंगल आई लेस देन टू एंगल आर। ठीक है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से दूर जाती है। जब वो रेयर से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंगल आई हमारा क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल।
रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब देखो, जब भी पॉइंट है हमारा, ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज द ऑप्टिकल रेयर मीडियम, एंड द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर, ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इज नोन एज द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है, अब देखते हैं कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से के टाइम पे क्या होता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए, जब भी लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वहां पर हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लेस हो जाती है। ठीक है, जब भी लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, रेयर को एयर से याद रख लेना। ठीक है, वहां पे हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, स्पीड लिख देती हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। when light travels from rare medium to denser medium, speed of light is less, and when light travels denser medium to rare medium, the speed of light is more. Okay, for example, look at the picture. A lemon kept in a water in a glass tumbler appears to bigger than its actual size when viewed from the side. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, when we put a coin in a glass of water, the coin is raised view. ठीक है, coin हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, this is because of refraction of light. Okay, when a pencil partially immersed in water appears to be broken या appears to be slightly refracted, okay, because of refraction of light coming from different part of pencil that is under water. ये सब एग्जाम्पल थे हमारे जो हमें रिफ्रैक्शन शो करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पास। टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट क्या कहता है, हमेशा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane at the point of incidence all three lie in the same plane, सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, स्नेल्स लॉ, ये क्या कहता है कि जो एंगल है, ठीक है, दो मीडियम का, ठीक है, मान लीजिए हम मीडियम फिक्स कर देते, ये मीडियम ए है, 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल है हमारा, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल आता है हमारे पास, इनका जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बेशक आप इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को बड़ा कर दीजिए। ठीक है, ओके, यहां पर क्या होगा, फिर ये भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट एंगल को आप चाहे कितना भी बढ़ाइए, इन दोनों का रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये हमें स्नेल्स लॉ ने कहा था। लिख देती हूं मैं इसको, नोट कर लीजिएगा आप नोटबुक में। द रेशो ऑफ साइन एंगल, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction,
refraction is always constant, is constant for a pair of medium। ध्यान क्या रखना है कि आप पेयर ऑफ मीडियम को फिक्स करके चलेंगे जब भी उसकी एंगल की वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, ठीक है, वहां पर हमें कांस्टेंट रेशियो मिलता है, ठीक है, कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडियम, ओके, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, दिस इज also called Snell's law, Snell's law, okay, okay। अब पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि सबसे ज्यादा तो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी, किसी भी मीडियम को ले लीजिए आप, और एयर के अंदर हमारे मतलब लाइट की स्पीड देखिए आप, सबसे ज्यादा हमें स्पीड ऑफ लाइट की मतलब लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है। The ratio of speed of light in air, ठीक है, in vacuum कह लीजिए, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any medium, कोई भी मीडियम लेके चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, इसको सकते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हमने डेफिनेशन लिखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेशो, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, कैसे निकलेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी हमें दे रखा है, जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। देखिए इसको हम मान लीजिए, मैं यहाँ पे एन से डिनोट कर रही हूँ, आप इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं एज यू विश। स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं, सी से, मीडियम के लिए मैं वी सिंबल यूज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मीडियम के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा हमें, हम उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर वैल्यू हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ग्रेटर देन 1 मिलती है, एट दैट सिचुएशन वी कॉल द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हमें वैल्यू लेस देन 1 मिलती है, एट दैट सिचुएशन वी कॉल दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, ठीक है। अब हम कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनके ऊपर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। फैक्टर्स कंप्लीट आप लिख लीजिएगा इसको, ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड, ठीक है।
फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आपने देखा था ना एयर के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी, है ना, और डेंसर मीडियम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम थी। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा? देखिए, जहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इट मीन्स वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट हमारी, जहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है वहाँ पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है? लेस। ठीक है, सेकंड क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एंड थर्ड क्या है हमारा? वेवलेंथ। ठीक है, कलर एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस कलर में होती है? वोयलेट में। हमें पढ़ना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर हम किसी मीडियम के अंदर, यानी कि मान लीजिए मीडियम 2 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 1 के लिए, तो वो ऑलवेज इसका रेसिप्रोकल होगा। कैसे? देखिए, हमने किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल क्या लेके चले हैं हम? n। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, हमने कैसे निकालते हैं? c बाय v, तो यहाँ पर मीडियम 2 लेके चलेंगे हम, c बाय v1 यानी कि मीडियम 1 के लिए। अब यहाँ से c कैंसिल हो जाएंगे और ये कैसे हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए हमने बोला है रेसिप्रोकल ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ऐसे ही हम अब देखो इसको, ये किसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1, और ये नीचे वाला किसके लिए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v2। ठीक है, यहाँ पर हम मीडियम फिलहाल वैक्यूम लेकर चले हैं। ओके, अब देखो अगर सिमिलरली हम वन मीडियम का निकाले दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा? मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम निकालते हैं सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो क्या होगा हमारा? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये इसका उल्टा होगा हमारा, तो c बाय v1 c बाय v2, और इसका रेसिप्रोकल होके ये कितना आ जाएगा? v2 बाय v1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं हम। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या आता है? देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? n21 v1 बाय v2, n21 इंटू n12, ये कितना आ जाएगा? v1 अपॉन v2 इंटू v2 अपॉन v1। ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा? 1 के इक्वल, है ना। तो ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1 के 1 बाय n12। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इसने क्या दे रखा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर की रिस्पेक्ट में, इज 1.5। कितना है? 1.5। वट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अभी हम फॉर्मूला करके आए हैं, ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये 1.5
10/15, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 2/3, ये कितना आ जाएगा 0.67। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वो भी बहुत इजी है, सिर्फ मैंने आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं ये करवा रही हूँ आपको। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, एयर टू वाटर इज 1.33, what will be the refractive index of air for light going from water to air। ठीक है, ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब लाइट पानी से जाती है एयर के अंदर। ठीक है, पानी से जाती है एयर के अंदर, उस टाइम पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.33। अब आपको निकालनी है जब एयर टू वाटर जाएगी, ठीक है, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, उस टाइम पे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो सिंपल है, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1.33, ये कैंसिल आउट होके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.75। ओके, कुछ सब्सटेंस और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेस होगी। इसलिए हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ नेम ऑफ सब्सटेंस, नेम ऑफ सब्सटेंस। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप सारे एकदम सोचे कि हाँ याद हो जाए या रट लें आप इनको, नहीं, आप बस एक बार पढ़िए और छोड़ दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हो जाएंगे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003। ठीक है, उसके बाद हमारी हाइड्रोजन, ये भी गैस है, इसका अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल ही होता है, इक्वल तो नहीं होता मतलब बट फिर भी 0013। ओके, उसके बाद आइस का हमारा होता है 1.3 और वाटर का देखो सिमिलर होता है, आप कंपैरिजन करके याद करोगे तो इसलिए याद हो जाएंगे। केरोसिन का होता है 1.44। अब देखो ये भी ऑयल है हमारा। तारपिन तारपिन तेल का होता है हमारा, इसके देखो अप्रोक्सीमेट सिमिलर है ना। उसके बाद ग्लिसरीन का होता है, ग्लिसरीन का भी हमारा यही होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा जैसे क्राउन ग्लास, ये क्राउन ग्लास का होता है हमारा 1.52। रॉक साल्ट 1.54। रूबी, रूबी ये नग होते हैं ना जो इनको हम रूबी बोलते हैं, 1.71। और डायमंड, डायमंड का होता है हमारा 2.52। डायमंड का कितना होता है 2.42। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लीजिए उसने आपको दे दिया वाटर दे दिया, तारपिन तेल दे दिया, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको रब कर देती हूँ। क्वेश्चन देखिए, यू आर गिवन ए केरोसिन, तारपिन एंड वाटर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी देखा था आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.33। ठीक है, तारपिन ऑयल का क्या है, तारपिन ऑयल का क्या है 1.44। और केरोसिन का क्या है, सॉरी केरोसिन का है 1.44 और तारपिन ऑयल का क्या है 1.47। तो ये आपसे पूछता है इन विच डज लाइट ट्रेवल फास्टर, किस में से लाइट फास्टर ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, स्पीड ऑफ लाइट इज
मोर। ओके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लाइट किस में ट्रेवल करेगी? वाटर के अंदर। ठीक है, देन फ्लोसिन के अंदर, उसके बाद हमारी टर्बिन ऑयल के अंदर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे कंपैरिजन करके। आपको दो टॉपिक है